हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम आपका कराया गया था, उसका टीयर 1 का मैं एनालिसिस देने वाला हूँ कि क्या एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रह सकता है, क्या कट ऑफ, आगे का प्रोसेस क्या होगा, कब तक आपका स्किल टेस्ट हो सकता है, कब तक फाइनल रिजल्ट आ सकता है पिछले सालों के चीज़ों को देखते हुए। तो पूरी वीडियो को देख लेना, ठीक है। चाहे 2x की स्पीड पे देखो, लेकिन पूरी देखोगे तो चीज़ें समझ आएंगी। डायरेक्टली आप कट ऑफ वाले पार्ट पे चले जाओगे और फिर चीज़ें उस तरीके से नहीं चलेंगी। तो सिर्फ आप एक आइडिया लगा पाओगे, आपने इतनी मेहनत करी है एग्जामिनेशन देने में, ठीक है, मैंने इतनी मेहनत करी है इस एनालिसिस को करने में, ठीक है। उसमें जल्दबाजी करोगे आप और फिर ब्लेम गेम खेलोगे तो वो बहुत गलत हो जाएगा। तो चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा क्योंकि टीयर 1 की यहाँ पे जो कट ऑफ आती है उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जो टीयर 1 की कट ऑफ है टीयर 2 की कट ऑफ में उसमें 15 से 20 नंबर का वेरिएशन होता है और सिलेक्शन आपका टीयर 2 के बेसिस पे होता है। जिसके मार्क्स जुड़ रहे हैं वो आपका टीयर 1 हो चुका है ऑलरेडी, स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो हमें सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है और इससे सिर्फ एक रफ आइडिया के लिए ही लेना है। इस पे बेस्ड कोई मेजर डिसीजन लोगे तो वो आपकी गलती होगी, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे, तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जो जो आपकी क्वेरीज हो सकती है। नए हैं स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन में तो भी आपको आइडिया लग जाएगा आगे की चीजों के बारे में, और पुराने हैं तो ऑब्वियसली आप चीज़ों को जल्दी समझ पाएंगे, ठीक है। अगर इस पे बेस्ड कोई भी डिसीजन आप ऐसा लेते हैं कि चलो मैं स्किल टेस्ट की तैयारी ही नहीं करता हूँ फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देख के, तो वो मेयरली आपकी गलती होगी, क्योंकि उसमें बहुत वेरिएशन आ सकते हैं। बहुत लिमिटेड लोगों के डेटा को यूज करके एनालिसिस किया जा रहा है। स्टेनो 2023 की सारे शिफ्ट्स की कंपाइलेशन पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है। मैथ्स की सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन, इंग्लिश के सब्जेक्ट वाइज आपकी, जीके की सब्जेक्ट वाइज जीके की वन लाइनर और ओवरऑल पीडीएफ, मॉक फॉर्म पीडीएफ, सब कुछ टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जो आप देख के अपनी अपकमिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट, एक्चुअल एग्जाम मॉक टेस्ट के फॉर्म में भी पेपर्स प्रोवाइड कराने स्टार्ट कर दिए हैं। आप स्टेनो के कंप्लीट टेस्ट दे सकते हैं, साथ ही साथ आप स्टेनो के इंग्लिश की सारी शिफ्ट्स अलग से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैथ्स के अलग से सोल्व कर सकते, सॉरी रीजनिंग के अलग से सोल्व कर सकते हैं, जीके के अलग से सोल्व कर सकते हैं। मैथ्स आपका नहीं आता, आरबी की वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर पेपर्स में जाएंगे। ये तो स्टेनो ऐसे ही सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सारे एग्जाम्स के हमने अपलोड कर दिए हैं, वहां से आप जाके देखें। और सेक्शनल टेस्ट या कंप्लीट टेस्ट आप देना चाहें तो दे सकते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ता हूं मैं। हमारे सर्वे में जो पार्टिसिपेशन था टोटल 2798 एस्पिरेंट्स था, इनमें से कुछ फेक एंट्रीज मैंने हटाई और उसके बाद जो भी एनालिसिस होगा वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। किस कैटेगरी से कितने कितने लोग थे वो आप लगभग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे ज्यादा सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट्स होते हैं ओबीसी कैटेगरी के। टीयर 1 सबसे ज्यादा क्वालिफाई भी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स करते हैं। फिर हमारे पास आता है यूआर, फिर हमारे पास यहाँ पे एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, इस तरीके से चलता है। किस 6 शिफ्ट में आपका एग्जाम कराया गया था, तो किस शिफ्ट में कितने कितने लोग थे वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम टाइमिंग हल्का सा गलत है, उसे इग्नोर करें, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने ये भी पूछा था कि आपकी करंट वर्ड पर मिनट क्या है डिक्टेशन की, मतलब शॉर्ट हैंड आपको बेसिकली आती है नहीं आती। तो जनरली अगर हम देखें वो लोग अभी बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं जिनकी 60 से ऊपर शॉर्ट हैंड की स्पीड है अपकमिंग एग्जामिनेशन तक। तो 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 प्लस, ये सारे के सारे स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करना इनके लिए पॉसिबल है। और अगर ये मैं चारों सेक्शंस को देखूं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया जाता है, जो कि एक मेजर पोर्शन है। मतलब 70% लोग जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट लिया है उन्हें स्किल टेस्ट वो क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है, कर पाएंगे वो। जनरली होता क्या है, जो रिजल्ट आता है उसके लगभग 50% के आसपास लोगों को ही स्किल टेस्ट आता है जो टीयर 1 का क्वालिफाई करते हैं। 50%, कुछ कैटेगरीज में 40%, 30% भी होता है। तो वो सारी चीजें मैंने ध्यान रखे हैं इस एनालिसिस को करते टाइम। वैकेंसीज की बात करें, यहाँ पे हमारे पास दो तरह की वैकेंसीज होती हैं। एक ग्रुप सी की वैकेंसीज होती है जिसमें 4600 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे तक की वैकेंसीज होती हैं, ठीक है। जो इसमें हमारी एज होती है वो अप टू 30 ईयर्स होती है, ठीक है। इसमें जो टोटल वैकेंसीज है हमारे पास ये 93 है। अगर मैं बात करता हूँ फिर हमारे पास जो वैकेंसीज है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की है, जिसमें 27 ईयर्स तक एज होती है, जिसमें हमारे पास 2400 और 2400 ग्रेड पे की वैकेंसीज होती हैं, ठीक है। स्टेनोग्राफर में प्रमोशन जनरली सही होता है। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है हमारे पास वो सीबीडीटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर है, डेट इज 392 ऑफ ग्रुप डी। उसकी मैंने आरटीआई भी लगा दी थी कि कैटेगरी वाइज वैकेंसीज कितनी है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसीज है। तो जब आप डिपार्टमेंट ऑप्ट करेंगे, आफ्टर स्किल टेस्ट प्रेफरेंस मांगी जाएगी, तो आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑप्ट कर सकते हैं कि आपके स्टेट में कितनी है। दिल्ली के अंदर काफी अच्छी वैकेंसीज है, वी हैव 43 वैकेंसीज है। चले आगे, अहमदाबाद, बेंगलोर, ये तो काफी बड़े बड़े जोन्स हैं, 53, 56 यहाँ पे। फिर पटना में 54 वैकेंसीज हैं, तो अच्छी ठीक ठाक वैकेंसीज हैं हर स्टेट में।
लखनऊ में, यूपी के अंदर, यूपी से बहुत लोग फॉर्म भरते हैं, यूपी में भी बहुत अच्छी वैकेंसीज है, ठीक है। तो इट कैन बी अ गुड जॉब फॉर यू जो इनकम टैक्स में स्टेनो बनना चाहते हैं। बाकी एमबीए की मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है। आप यहाँ पे टोटल वैकेंसीज देखेंगे ग्रुप डी की, तो हमारे पास ये 1114 है टोटल। ग्रुप डी की इतनी है, ग्रुप सी की हमारे पास 93 वैकेंसी है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास लगभग 1200 के आसपास वैकेंसी है इस बार, 1207, ठीक है। ये मैंने समराइज कर दिया है। अगर आप स्टेनो 2022 से कंपेयर करने की सोचें कि यार उसकी जो कट ऑफ गई थी वैसी सी कट ऑफ चली जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि स्टेनो 2022 के अंदर हमारे पास जो टोटल वैकेंसीज थी, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो लगभग हमारे पास 3900 के आसपास वैकेंसीज थी, 3900, राइट, या फिर 4000 के आसपास कह सकते हैं। ये अब तक की हाईएस्ट वैकेंसी है स्टेनो की। और 2022 में इतनी वैकेंसी जाने का मेन रीजन ये था, एक तो मिशन मोड रिक्रूटमेंट में सारी जितने भी डिपार्टमेंट में खाली वैकेंसीज थी वो डाली गई। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ था कि 2021 में एग्जाम नहीं हुआ था, तो 21 और 22 की कंबाइंड वैकेंसीज हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। लेकिन इस बार जो वैकेंसीज हैं वो इससे काफी ज्यादा कम है। अगर मैं बात करूँ तो इस साल के कंपैरिजन में अगर मैं 3.28 से मल्टीप्लाई करूं तो इतनी वैकेंसी आएंगी। ऑब्वियसली जब 2022 में वैकेंसीज कम थी तो हमारे पास कट ऑफ कम गई थी, लेकिन इस बार कट ऑफ ज्यादा जाएगी। अगर मैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करूं जो अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन के अंदर, तो आप देखेंगे यहाँ पे 2022 के अंदर टीयर 1 देने वाले सिर्फ 1,83,954 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। लेकिन इसकी बात अगर मैं 2023 की बात करूं, मैं एनालिसिस करने में थोड़ा लेट इसलिए भी हो गया क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि एक बार पता चल जाए कि कंपटीशन कितना है, कितने लोगों ने एग्जाम दिया। इससे बहुत चीजें फर्क पड़ती हैं। 1,87,232 पिछले साल से ज्यादा लोग इस बार टीयर 1 देके आए हैं स्टेनो का, जबकि वैकेंसी पिछले साल से 1/3 से भी कम है। क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? मतलब 33% के आसपास वैकेंसीज है पिछले साल से हमारे पास, और यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम दे के आए हैं टीयर 1 का पिछले साल से भी ज्यादा है। तो दोनों तरीके से कंपटीशन आपको अच्छा देखने को मिलेगा। इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि अगर पेपर का लेवल पिछले साल जैसा आता है तो भी आपकी कट ऑफ में काफी बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। अब हम आते हैं अपने डेटा पे। बाकी मैं सारे साल से कंपेयर करूंगा, 18 से, 20 से, 22 से, और फिर एक आइडिया लगाऊंगा आपको एक्सपेक्टेड रैंक निकालते हुए। तो हम आगे बढ़ेंगे। ये छोटी सी चीजें जो सर्वे में पार्टिसिपेशन है, जो सही एंट्री मुझे लगी वो 2769 थी। इसके अंदर अगर मैं देखूं लोगों का एवरेज स्कोर रीजनिंग में किस किस शिफ्ट में कितना आया, जीके में कितना आया और इंग्लिश में कितना आया, यू कैन सी दैट जीके में मोर और लेस सारी शिफ्ट्स का एवरेज बराबर है, ठीक है। सो 15 से 17 के बीच में 1.5-2 नंबर का फर्क है, तो सारी शिफ्ट मोर और लेस इक्वल है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, रीजनिंग में भी ज्यादा वेरिएशन नहीं है, सारी शिफ्ट 42-43 के आसपास लाई ही कर रही हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे भी पेपर का लेवल सिमिलर सा है। और अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में थोड़ा वेरिएशन, 5 नंबर तक का गैप यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर गैप की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 128 एक हार्डवेयर शिफ्ट में गया है और ईजीएस शिफ्ट में 136 मार्क्स तक भी स्कोर गए हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में काफी लोगों के मार्क्स बढ़ने वाले हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में कितने कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं अगर आप देखें यहाँ पे, तो पहली शिफ्ट में 5 नंबर, दूसरी शिफ्ट में 3.65, तीसरी शिफ्ट में, चौथी शिफ्ट में, पांचवी शिफ्ट में, छठी शिफ्ट में, लगभग इस तरह से नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। अब इसमें चेंजेस क्या आ सकते हैं, ±3 तक के आप चेंजेस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है मैं 5 कह रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे चेंज 6-7 नंबर का दिखे या 4 नंबर का दिखे। यहाँ पे 3.5 कह रहा हूँ तो हो सकता है यहाँ पे 2 नंबर का या +2 हो या +5 हो। चेंजेस आते हैं क्योंकि लिमिटेड डेटा पे हम बात कर रहे हैं। एक्चुअल नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा डेटा की जरूरत है। तो एक रफ आइडिया के लिए आप ये रख के रख लें, और ये फिर फाइनल कट ऑफ में भी ये चीजें तो ऑब्वियसली मैटर करेंगी। नॉर्मलाइजेशन और भी बहुत सारे फैक्टर्स होने वाले हैं, ठीक है। तभी मैं कहता हूँ कभी भी कट ऑफ एनालिसिस को देख के बड़े डिसीजन नहीं लेने चाहिए हमें। अगर मैं हार्डेस्ट शिफ्ट टू इजीएस्ट शिफ्ट देखूं तो सबसे हार्डेस्ट है 13 अक्टूबर की शिफ्ट 1 और सबसे इजीएस्ट है 13 अक्टूबर की शिफ्ट 3, जिसके अंदर आपको 7.36 एवरेज स्कोर का गैप देखने को मिलेगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। किस शिफ्ट में कितने कितने मार्क्स बढ़ेंगे वो भी आपको दिख रहा है। अगर मैं अपने सर्वे की बात करूं कि कितने लोगों ने कितना कितना स्कोर किया है, ठीक है, हमारे सर्वे के अंदर, तो आप यहाँ पे देखेंगे इतने या इससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने वाले कैंडिडेट सारे शिफ्ट से मिला के टोटल अनरिजर्व कैटेगरी से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, एससी से और एसटी से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। हमारे सर्वे के अंदर टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, लगभग 2700 के आसपास है ना, उसके नीचे के मैंने लिए नहीं, 2744। एक्चुअल एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स कितने हैं हमारे पास, 1,83,000, ठीक है। लगभग जो मेरे पास सर्वे में डेटा उसका 60 गुना कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है।
लेकिन मैं 60 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे सर्वे में वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिनका लेवल ऑलरेडी अच्छा है और मुझे पता है हमारे चैनल से जुड़े हुए कैंडिडेट्स कौन है। ठीक है, जो हमारा कंटेंट हमेशा प्रीमियम रहता है, जो वीडियोस हम बनाते हैं वो कभी भी ऐसी वीडियो नहीं होती जो सिर्फ आपका टाइम किल करने के लिए बनाई जाए। तो सिर्फ जो जेन्युइन एस्पिरेंट्स है वो ही हाथ पे टिक सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, आप सारी की सारी चीजें देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको चीजें दिखेंगी कि रो स्कोर के बेसिस पे ही अगर मैं देखूं तो 140 से ज्यादा स्कोर करने वाले हमारे सर्वे में 904 कैंडिडेट्स सारी कैटेगरीज के मिला के, और इतनी ही हमारे पास लगभग वैकेंसीज भी है 1200 के आसपास। ठीक है, 135 से ज्यादा स्कोर करने वाले हमारे सर्वे में ही 1318 कुछ कैंडिडेट्स हैं। ठीक, तो कट ऑफ तो अच्छी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं नॉर्मलाइजेशन जो मैंने बताया उतने मार्क्स भी इंक्लूड कर दूं उन कैंडिडेट्स के बीच में, क्योंकि एक अच्छा आइडिया तभी लगेगा, तभी तो हम कंपेयर कर सकते हैं, वरना एक इजिएस्ट शिफ्ट और हार्डेस्ट शिफ्ट के स्कोर को कंपेयर कैसे करूंगा जब मैं नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर उसमें इंक्लूड कर दूंगा। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो हमारे सर्वे में जो बच्चों की रैंक बन रही है 140 से ज्यादा स्कोर करने वाले हमारे सर्वे के अंदर ही ऐसे कैंडिडेट्स हैं 1223 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, आउट ऑफ 2700, राइट। दिस इज द डेटा ऑफ आवर सर्वे ओनली। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिन्हें स्टेनो नहीं आती होगी, जिन्हें जो स्किल टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही रैंडम पेपर दे दिया। ठीक है, उससे बाकी ओवरऑल कट ऑफ पे ज्यादा कुछ वो चेंजेस जो आएंगे वो मैं दिखाऊंगा ही आपको। बट अगर कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स भी टीयर 1 में स्टेनो में अपियर हो जाते हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो टीयर 1 की कट ऑफ है और जो फाइनल कट ऑफ होगी उसमें काफी ज्यादा गैप देखने को मिलता है। ठीक, तो कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स अगर टीयर 1 में बैठ भी जाते हैं तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। इस चीज को छोड़ते हैं अभी, आप ये वाला पार्ट देखें। हमारे पास जो 2018 में रिजल्ट था जो ग्रुप डी का, मेन ग्रुप डी को इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि वैकेंसीज उसी की सबसे ज्यादा होती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं ग्रुप डी में, और जो मैं कट ऑफ प्रोटेक्ट करूंगा वो भी ग्रुप डी की ही करूंगा। ठीक है, ग्रुप सी की तो करना पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ही थोड़े से कैंडिडेट्स हैं। अगर मैं बात करता हूं वैकेंसीज भी बहुत कम है। 2018 के अंदर जो टीयर 1 की कट ऑफ थी वो ग्रुप डी की लगभग कुछ ऐसी थी, और जो फाइनल कट ऑफ निकल के आई थी वो हमारे पास ऐसी थी। तो जो इंक्रीज था, आप देखेंगे उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो यहाँ पे यूआर में 10 नंबर का गैप था, ओबीसी में 10 9.5 नंबर का गैप था, एससी में 20 नंबर का गैप था, और एसटी के अंदर हमारे पास 9 नंबर का गैप था। ठीक है, वैकेंसीज थी हमारे पास इतनी, जो टोटल कैंडिडेट जो क्वालिफाई करे थे वो लगभग इतने थे। ठीक है, और ग्रेड डी की अगर मैं बात करूं हमारे पास, ये टीयर 1 की बात है कितने क्वालिफाई करे थे, और ग्रेड डी में लगभग 13 गुना कैंडिडेट टीयर 1 को क्वालिफाई करे थे। 2020 का रिजल्ट देखूं तो आप देखेंगे टीयर 1 की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ के अंदर हमारे पास 20 नंबर का गैप अनरिजर्व कैटेगरी में, ओबीसी में 24 का, ईडब्ल्यूएस में 60 मार्क्स का गैप आया था, क्योंकि और यहाँ पे एससी कैटेगरी में 40 मार्क्स का गैप था लगभग, और एसटी कैटेगरी में 30 नंबर का गैप था टीयर 1 और टीयर 2 की कट ऑफ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ टीयर 1 की कट ऑफ मैटर नहीं करेगी, उस पर बेस्ड कोई भी डिसीजन ले नहीं सकते। टीयर 1 में आपने बाउंड्री पे क्लियर किया, ऑब्वियस सी बात है आप स्किल टेस्ट क्लियर भी कर लो तब भी आप फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे। देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन टीयर 1 एंड टीयर 2 कट ऑफ इन 2020। अभी 2022 का दिखाऊंगा, उसके अंदर भी सिमिलर चीजें हुई थी, ये हमारी वैकेंसी है उस टाइम पे। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ स्टेनो 22 की, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आएंगी, ये हमारी वैकेंसी है, और आप इस साइड ऑब्जर्व करें एक बार, ये टीयर 1 की कट ऑफ है हमारी। टीयर 1 को क्वालिफाई करने वाले हमारे पास इतने कैंडिडेट्स थे, ग्रेड डी के लिए जो हमें मेजरली देखना है ग्रेड सी के लिए उतने कैंडिडेट्स थे, और उस टाइम पे जब ग्रेड सी की कट ऑफ आई थी मैंने तब भी कहा था कि जो ग्रेड सी की कट ऑफ हो सकता है वही फाइनल कट ऑफ आपके देखने को मिले। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ टीयर 1 की कट ऑफ जो ग्रेड डी की थी हमारे पास कुछ इस तरीके से थी, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर, और जो फाइनल कट ऑफ थी वो कुछ इस तरीके से थी, और हमारे पास जो निकल के आई थी कितने मार्क्स ऐड हो गए हर कैटेगरी में, आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा वेरिएशन हमें देखने को मिला था टीयर 1 और टीयर 2 की कट ऑफ में। जब जब वैकेंसी हमारे पास ज्यादा होंगी वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा टीयर 1 और टीयर 2 की कट ऑफ में, वैकेंसीज कम होंगी तो जो वेरिएशन है टीयर 1 और टीयर 2 की वो एक स्लाइड मार्जिन से कम हो जाता है। आगे मैं बात करता हूँ स्टेनो 2022 टीयर 1 को, एक बार डिटेल में रिजल्ट को समझते हैं। हमारे पास ग्रेड डी कितनी वैकेंसी थी, ग्रेड सी की इतनी थी, टोटल वैकेंसी हमारे पास इतनी थी। ग्रेड डी में टीयर 1 को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स हमारे पास इतने थे। ठीक है, अगर मैं जो टोटल कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे उन्हें डिवाइड कर दूं टोटल वैकेंसीज से,
तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आती है। और अगर मैं ग्रेड डी की वैकेंसी से खाली डिवाइड करूं तो हमारे पास ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर निकल के आता है, लगभग इतने इतने गुना कैंडिडेट्स टीयर 1 को क्वालिफाई कर रहे थे, और चांसेस हैं लगभग इन दोनों का एवरेज अगर मैं निकाल लूं तो लगभग ऐसा सा कुछ नंबर होगा जो जितनी वैकेंसी है उसके इतने गुना कैंडिडेट टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे। ये हमें एक रफ आइडिया से लग रहा है, क्योंकि 2022 वाला ही ट्रेंड एसएससी 2023 में फॉलो करता हुआ आ रहा है। अगर मैं कट ऑफ पे पहुंचू सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर्स निकालते हुए, अपने प्रीवियस डेटा से इस साल के डेटा को कंपेयर करते हुए, तो जो चीजें मेरे दिमाग में निकल के आई हैं वो ये कुछ निकल के आया है कि जो टीयर 1 की जो कट ऑफ होगी ना, हमारी टीयर 1 की कट ऑफ पे सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जो टीयर 1 की कट ऑफ हो सकती है ग्रुप डी की, वो लगभग कुछ ऐसी हो सकती है नॉर्मलाइजेशन के बाद। अनरिजर्व कैटेगरी की 138 के आसपास जा सकती है, ओबीसी कैटेगरी की 132, ईडब्ल्यूएस की 130 के आसपास जा सकती है, एससी कैटेगरी की 114 और एसटी कैटेगरी की 95। ठीक है, ये कट ऑफ मैटर नहीं करती, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो फाइनल कट ऑफ होगी वो मैटर करेगी। एग्जाम डे एंड शिफ्ट की बात करूं, अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी इस कैटेगरी से अगर आपके इतने इतने स्कोर आ रहे हैं तो हो सकता है कि आप क्या कर जाएं, टीयर 1 की कट ऑफ को क्लियर कर जाएं। एसटी कैटेगरी का मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूं, ठीक है, इसमें चीजें बहुत ज्यादा बदल सकती हैं, इसका एनालिसिस करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन। बाकी कैटेगरीज में +-4 का मेरे हिसाब से वेरिएशन आ सकता है यूआर ओबीसी डब्ल्यूएस में, और +-6 का वेरिएशन आ सकता है एससी कैटेगरी के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। जो मेन रीजन है कट ऑफ के हाई जाने का, कि अगर मैं बात करूं 2022 के अंदर बहुत सारे नए कैंडिडेट्स एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में आए, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा थी। ठीक है, मतलब हम 2000 एक्सपेक्ट कर रहे थे उस टाइम पे, लेकिन वो बढ़ के 4000 के आसपास पहुंच गई। तो 2000 भी अपने आप में एक ज्यादा वैकेंसी थी जब नोटिफिकेशन आया, क्योंकि उस टाइम पे जनरली स्टेनो की जो वैकेंसी चल रही थी वो 1000, उससे पहले एक बार 800-700 भी रही है। ठीक है, कम कम वैकेंसी हमारे पास हमने देखी है। तो अपने आप में 2022 में इनिशियली 2000 के आसपास लग रही थी, लेकिन वो बढ़ के 4000 हो गई। तो बहुत सारे नए कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन से जुड़े, जिन लोगों को स्किल टेस्ट के लिए जो रेडी नहीं थे, उन्होंने शॉर्ट हैंड सीखी और चीजें सीखी, और इन्होंने 2023 का एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से दिया। तो इसकी वजह से एक मेजर कंपटीशन, नए स्टूडेंट जुड़े और उन्होंने मेहनत करी, तो कंपटीशन बढ़ गया। ये चीज हमने सीपीओ में भी ऑब्जर्व करी, और यही चीज हमने एसएससी सीजीएल 2023 में भी ऑब्जर्व करी, कि पिछले साल की हाई वैकेंसीज का फर्क अगले साल की कट ऑफ को काफी ज्यादा इंक्रीज कर जा रहा है, क्योंकि नए एस्पिरेंट वहां पे जुड़ रहे हैं और अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास सिनेरियो जो चल रहा है वो ये है कि यहाँ पे 2022 से ज्यादा लोगों ने टीयर 1 दिया, वैकेंसीज 1/3 से भी कम है। दैट्स व्हाई देयर इज अ बिग वेरिएशन बिटवीन प्रीवियस ईयर कट ऑफ एंड दिस ईयर कट ऑफ। ठीक है, ऐसा नहीं ऐसी कट ऑफ एसएससी ने पहले नहीं आई है ऐसी। 2000 मेरे ख्याल से 18 का भी हम देख रहे थे या 20 का, उसमें ऐसी कट ऑफ हमें देखने को मिली है। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ कट ऑफ। एसएससी स्टेनो 2020 में अगर मैं कट ऑफ देखता हूँ तो जो फाइनल कट ऑफ गई है ग्रेड डी की अनरिजर्व कैटेगरी से, वो 151 मार्क्स 150 मार्क्स इतनी भी गई है। और तब की उस टाइम पे अटेंडेंस कितनी थी, सिर्फ 1,12,000 एस्पिरेंट्स ने एग्जाम दिया था। इस बार 1,87,000 एस्पिरेंट्स ने एग्जाम दिए, वैकेंसी से थोड़ी सी ज्यादा है। जितने गुना नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़े, लगभग उतने ही गुना हमारी वैकेंसी भी इंक्रीज हुई है। लेकिन कट ऑफ हमारी, जो मैंने सारे फैक्टर्स निकाले, तो उसमें इससे वेरिएशन आएगा, बिल्कुल ऐसी नहीं जाएगी। लेकिन जो मैंने अटेंडेंस के हिसाब से कितने लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, उस हिसाब से सब चीजों को ध्यान में रख के निकाला है, वो हमारे पास चीजें कुछ इस तरीके से दिख रही हैं। जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है मेरे हिसाब से, वो लगभग नॉर्मलाइजेशन के बाद इतनी रह सकती है, जो आपको फाइनल रिजल्ट में पता चलेगी। ठीक, और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, जो एक्सपेक्टेड रो स्कोर चाहिए अभी के लिए जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे, वो शिफ्ट वाइज आपको इतना दिख सकता है। अब देखो, जब मैंने एनालिसिस कर दिया, अब ऐसा मत करना कि आपके यार टीयर 1 की बहुत ही ज्यादा कम, मतलब जो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर से 5-6 नंबर कम आ रहे हैं तो आपने स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं करी, वो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि एनालिसिस बहुत बार गलत भी होते हैं। ठीक है, अगर आप जो ये मार्क्स मैं बता रहा हूं इससे 15 मार्क्स कम भी हैं आपके, तो आप स्किल टेस्ट अपना जरूर प्रिपेयर करें। क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में या किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में चीजें बदल गई, पूरे में तो नहीं बदलेगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर शिफ्ट या किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में हो सकता है एनालिसिस फेल हो जाए, और अगर आप बाय गलती से उस कैटेगरी में बिलोंग कर गए तो आप फंस जाओगे वहां पे। तो अगर आपके 15 नंबर तक भी कम है इन एक्सपेक्टेड स्कोर से, तो आपको अपनी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि अगले साल भी आप स्टेनो का एग्जामिनेशन देंगे, तो डेफिनेटली आप स्किल टेस्ट को अच्छे तरह से प्रिपेयर कर लो, एक बड़ी टेंशन आपके दिमाग की कम हो जाएगी।
ठीक है, ये वाला स्कोर मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो टीयर 1 की कट ऑफ है वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो कुछ भी आए उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो फाइनल मुझे लगता है सिलेक्शन के लिए कुछ इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। अब बारी बात करते हैं कि आगे की चीजें किस तरीके से चलेंगी। 2022 के एग्जांपल से लेके चलते हैं। मिशन मोड में रिक्रूटमेंट तब भी था, अब भी है। टीयर 1 आपका एग्जाम हुआ था नवंबर में, 17-18 नवंबर को। टीयर 1 का रिजल्ट आपका जनवरी के अंदर आया था। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ जो स्किल टेस्ट कराया गया था वो 15 फरवरी को सबसे पहले कराया गया था। फिर वो कुछ सेंटर्स पे सही कीबोर्ड या डिक्टेशन की वजह से जो नहीं हो पाई थी, कीबोर्ड में दिक्कत थी या डिक्टेशन प्रॉपर नहीं थी, तो फिर दोबारा री एग्जाम हुआ था। फिर उसके बाद फिर दोबारा री एग्जाम हुआ था, 2-3 बार री एग्जाम हुआ। इसकी वजह से फाइनल डेट में थोड़ा सा डिले होगा। फाइनल डेट 14 जुलाई 2023 को पब्लिश किया गया। लेकिन उम्मीद है इस बार एसएससी ऐसी गलती नहीं करेगा, स्किल टेस्ट बार बार रिपीट नहीं होगा। तो अगर मैं टीयर 1 अभी आपका 12 और 13 अक्टूबर को हुआ है, तो टीयर 1 का रिजल्ट नवंबर एंड तक मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, नवंबर एंड या दिसंबर की बिगनिंग। जो स्किल टेस्ट होगा वो आपका जनवरी में कराया जा सकता है, तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। जिन लोगों को बिल्कुल भी स्टेनो का आइडिया नहीं है उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इन 3 महीने में अपनी टाइपिंग की स्पीड भी बहुत अच्छी करना और डिक्टेशन की भी इतनी अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करना। ठीक है, बाकी इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, किया जा सकता है। अगर बहुत अच्छे नंबर और आपको लगता है कि नहीं यार मुझे लेनी है जॉब इसमें, तो आप दिन रात लगे, क्या पता आपके बन जाए सिलेक्शन के चांसेस। बाकी मुश्किल होगा 3 महीने में ये सारी चीजें। आप यूट्यूब पे सर्च करें, मेरी लोनी इस चीज के बारे में लिमिटेड है। आप सर्च करेंगे शायद कुछ लोग हों जो आपको गाइड कर पाए अच्छे तरीके से कि 3 महीने में कैसे स्किल टेस्ट वगैरह सीखें। कमेंट सेक्शन के कमेंट्स पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना है। ठीक है, कई बार एस्पिरेंट जानबूझ के मिसगाइड भी कर देते हैं कि यार इम्पॉसिबल है चीजें। ठीक है, क्योंकि कम कंपटीशन होगा तो ऑब्वियसली बात है उनके चांसेस बनेंगे। तो यू हैव टू बी स्मार्ट। अगर आपको लगे तो आप करना ट्राई, अदरवाइज मुश्किल तो है ऑब्वियसली, दिन रात आपको एक करना पड़ेगा तब जाके कुछ हो सकता है, अगर अभी तक कुछ नहीं आता तो। और फाइनल रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो ये अप्रैल और मई तक आ जाना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज हाउ थिंग्स विल गो। अभी आपका अगर आपको लगता है जो मैंने प्रैक्टिस किया उसको बताया उससे 20-20, 25-25 नंबर कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके सिलेक्शन की चांसेस नहीं है। टीयर 1 अगर आप क्वालिफाई भी करते हो बाउंड्री पे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप अपनी अपकमिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करें अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यही था इस वीडियो के अंदर। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। और जो लोग अपकमिंग अगले साल सीजीएल 2024, सीएचएसएल 2024 या एसएससी के और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो ऑफिसर बैच से जुड़ सकते हैं। हर मंथ हम नया टारगेट ग्रुप निकालते हैं, तो अब 1 नवंबर से फिर से टारगेट ग्रुप स्टार्ट होगा जिसके अंदर आपको डेली टारगेट्स दिए जाएंगे, क्योंकि अभी भी हमारे पास 7 से 8 महीने तो है ही टीयर 1 एग्जामिनेशन में सीजीएल सीएचएसएल के लिए। तो कंप्लीट तैयारी आप वहां से पूरे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पूरे शेड्यूल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डेली क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या क्या देखना है, कॉन्टेंट्स आर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप डेफिनेटली आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको टारगेट्स की भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली कंटेंट उठाएंगे, जो जो वीक पॉइंट्स है उस पर काम करेंगे और आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, उन लोगों के लिए भी जो लोग ऑलरेडी 130-140 नंबर पे हैं या अच्छा स्कोर कर रहे हैं, उन्हें कैसे कोर्स को यूज करना चाहिए, उनके लिए टारगेट ग्रुप से होने चाहिए, उस पर भी मैं सोच रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली नवंबर से वो भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। अभी हम जो टारगेट दे रहे हैं वो बिगिनर्स के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी मैथ्स कोर्स के और रीजनिंग कोर्स के लिए आप द्रोणाचार्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं आप लोगों से यही विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।